Myanmar's military leaders are Military laying out seizure of power over suspect voter fraud Detained claims. the country's leader, Aung San Suu to Kyi, quasi-democratic rule. along with a one-year state of emergency. तो ये एक स्कूल पीई टीचर है जो रेगुलरली अपने एरोबिक वर्कआउट्स लाइव स्ट्रीम करती हैं म्यांमार के कैपिटल से, जैसे ये वाला। जब मंडे मॉर्निंग 1 फरवरी को वो उठी होंगी और उन्होंने गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर खोला होगा, उनको सब नॉर्मल दिखा होगा। म्यांमार के बगो रीजन में इरिगेशन की बातें, हनी एक्सपोर्ट्स की बातें और फिर इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशंस की ओपनिंग। अपने मंडे मॉर्निंग वर्कआउट के दौरान उनको कुछ अजीब नहीं लगा होगा, पर उनके पीछे उनका देश बदल रहा था। उस दिन म्यांमार की मिलिट्री ने ऑन्ग सान सू की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया था। ऑन्ग सान सू और कई पॉलिटिकल लीडर्स को संडे देर रात अरेस्ट कर दिया गया था। मंडे मॉर्निंग को टीवी चैनल्स ऑफ एयर हो गए, इंटरनेट एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई, टेलीकॉम नेटवर्क्स कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए और मिलिट्री के टीवी चैनल ने अनाउंस किया कि आर्मी ने पूरे देश पर कंट्रोल ले लिया है कम से कम 1 साल के लिए। और ऑन्ग सान सू पर चार्जेस क्या लगाया मिलिट्री ने? देश तोड़ने की बात, सेडिशन चार्जेस, करप्शन चार्जेस? नहीं, उन पर चार्ज ये है कि उन्होंने इलीगली कुछ वॉकी टॉकीज इंपोर्ट करे थे। बेसिकली उनको अरेस्ट करने के लिए कोई भी चार्ज। म्यांमार अपनी 70 साल की इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में करीब 50 साल मिलिट्री के कंट्रोल में रहा है और लोग ये सोच रहे थे कि 2015 के बाद म्यांमार डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकता है, पर एक व्यक्ति के कुछ डिफरेंट आइडियाज थे। ये है मिन ऑन्ग लाइन, म्यांमार आर्मी के कमांडर इन चीफ। कई कंट्रीज ने इस मिलिट्री कू को कंडेम किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। पर म्यांमार के लोग बस इंटरनेशनल कम्युनिटी पर निर्भर नहीं कर रहे। मिलिट्री कू के एक दिन बाद उन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी। मेडिकल डॉक्टर्स और दूसरे सिविल सर्वेंट्स ने मिलिट्री के अंडर काम करने से मना कर दिया और कॉमन सिटीजन्स ने अपने घरों से प्रोटेस्ट किया, अपने बर्तनों को पीटकर और मिलिट्री के अगेंस्ट स्लोगन्स चिल्ला के। अब आप में से सभी लोग क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि मिलिट्री ने एक कू किया क्यों। मिलिट्री ने इलेक्शन फ्रॉड को दोष दिया, जिसके बारे में हम रिसेंटली सुन चुके हैं। मिलिट्री ने कहा कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो ऑन्ग सान सू की पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी इलेक्शन विक्ट्री 2020 के इलेक्शंस में वोटर फ्रॉड की वजह से हुई थी। मिलिट्री ने क्लेम किया कि वोटर लिस्ट में उन्होंने कई इरेगुलरिटीज देखी हैं और कई वोटर्स ने एक से ज्यादा वोट्स डाले हैं, पर म्यांमार के इलेक्शन कमीशन ने इन एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया और मिलिट्री ने कहा कि उनको सरकार को ओवरथ्रो करना पड़ा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वोटर फ्रॉड की एलिगेशंस एड्रेस नहीं करी। अब 2 चीज़ें हैं। पहला कि मोस्ट लोग ये नहीं मानते हैं कि वोटर फ्रॉड एक्चुअल रीज़न था मिलिट्री कू के लिए। म्यांमार में कई थर्ड पार्टी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी थे और किसी ने भी ऐसी वोटर फ्रॉड की बात नहीं करी। और दूसरी चीज़ है कि 1-2 हफ्ते पहले कई लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक मिलिट्री कू होगा, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है। और ऐसा भी नहीं है कि 1 फरवरी से पहले टेंशन बिल्ड नहीं हो रही थी। करीब 1 हफ्ते पहले मिलिट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वोटर फ्रॉड के बारे में और उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या मिलिट्री कू करेगी या नहीं, और उन्होंने जवाब दिया कि हम ये नहीं कह सकते कि हम पावर लेंगे और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं पावर लेंगे, जो एक क्लासिक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के बावजूद मोस्ट लोग ये मानते थे कि ये एक एक्चुअल तरीका है मिलिट्री को प्रेशराइज करने के लिए गवर्नमेंट को, पर वो एक्चुअली कू नहीं करना चाहते। और ये कंफर्म हुआ जब मिलिट्री ने एक दूसरी स्टेटमेंट निकाली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही एक्ट करेंगे। तो एक्चुअल रीज़न था क्या इस मिलिट्री कू का? अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा म्यांमार की हिस्ट्री में, 1947 तक। म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, वो इंडिया की तरह ब्रिटिश रूल के अंडर था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो जापान ने म्यांमार पर कब्जा कर दिया था। फिर एक लोकल आर्मी एलाइज के सपोर्ट से, यानी कि यूएस और यूके के सपोर्ट से जापान के अगेंस्ट लड़ी और म्यांमार पर कंट्रोल उन्होंने वापस ले लिया। जो लोकल आर्मी के लीडर थे उनको फादर ऑफ द नेशन बुलाया जाता है और 1947 में उन्होंने एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट साइन किया था। अब म्यांमार इंडिया की तरह बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। म्यांमार में कोई एक एथनिसिटी नहीं है, बल्कि उधर 130 से ज़्यादा एथनिसिटीज़ हैं। म्यांमार के 70% लोग बमार एथनिक ग्रुप से हैं और जो भी टॉप के लीडर्स होते, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर मिलिट्री, वो बमार एथनिक ग्रुप से ही आते हैं। जो लोकल आर्मी के लीडर थे उन्होंने एक अग्रीमेंट लिखा दूसरी एथनिसिटीज़ के साथ एक देश बनाने का,
एक कंडीशन में कि ये देश एक फेडरल देश होगा, यानी कि जो नॉन बमार एथनिसिटीज़ हैं उनको पावर मिलेगी अपने अपने एरियाज़ खुद से गवर्न करने के लिए। पर देश को फॉर्मल इंडिपेंडेंस मिलने से पहले म्यांमार के फादर ऑफ द नेशन को असैसिनेट कर दिया गया। अब 1948 से 1962 तक म्यांमार एक डेमोक्रेसी थी, पर जो फेडरलिज्म का प्रॉमिस था वो कभी भी डिलीवर नहीं हुआ था। और इसी वजह से जो बमार डोमिनेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्मी थी वो कॉन्स्टेंटली लड़ाई कर रही थी दूसरी एथनिक ग्रुप्स के साथ। कई एथनिक ग्रुप्स की खुद की आर्मीज थी जो म्यांमार की बमार डोमिनेटेड आर्मी से लड़ रही थी, और ये लड़ाई अभी भी चल रही है। फिर 1962 में म्यांमार का पहला मिलिट्री कू हुआ। मिलिट्री ने कहा कि एथनिक इंसर्जेंसीज की वजह से देश संकट में है और उनको पूरे देश पर कंट्रोल लेना ही पड़ेगा। फिर स्टार्ट हुआ म्यांमार का 50 साल का मिलिट्री रूल 3 डिक्टेटर्स के नीचे। 1962 कू के बाद मिलिट्री ने पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा ले लिया था, फॉरेनर्स को भगा दिया था, और फिर वो एक आइसोलेटेड कंट्री बन गई थी, यानी कि म्यांमार का दूसरे देशों से जो भी लेना देना था वो बंद हो गया था। कई इंडियन जो ब्रिटिश रूल के दौरान आए थे म्यांमार में, उनको भी म्यांमार छोड़ के जाना पड़ा। और जब म्यांमार की आसपास की इकोनॉमीज बहुत बढ़ रही थी, म्यांमार की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी। पर बस आइसोलेशन की वजह से म्यांमार इकोनॉमी तबाह नहीं हुई, बल्कि कुछ स्टूपिड पॉलिसीज भी थी। आपको लगता है कि पीएम मोदी ने ही डीमोनेटाइजेशन करी है? जनरल नरविन से मिलिए। जनरल नरविन ने एक नहीं बल्कि 3 डीमोनेटाइजेशन करवाई थी। 1987 की डीमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने नए नोट्स इंट्रोड्यूस करे थे, 45 और 90 की डिनोमिनेशंस के। अब किस करेंसी में 45 और 90 के डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं? तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? अपेरेंटली उनके एस्ट्रोलॉजर ने उनको कहा था कि उनका लकी नंबर है 9, और जो करेंसी होनी चाहिए वो 9 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए। अब हम आते हैं 1988 में, और हमारे प्लॉट की मेन कैरेक्टर अब एंटर करती है स्टोरी में। आपको ये फैमिली फोटो याद है म्यांमार के फादर ऑफ द नेशन की? उनका नाम था ऑंग सान और उनकी बेटी का नाम ऑंग सान सूची। अब हम में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि फादर ऑफ द नेशन की बेटी कहाँ थी म्यांमार में, जब म्यांमार में एक डिक्टेटरशिप रूल चल रहा था। वो एक्चुअली पॉलिटिक्स से बहुत दूर थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में LSR में पढ़ने गई और फिर ऑक्सफोर्ड में गई, जहाँ उनकी मुलाकात उनके फ्यूचर हस्बैंड के साथ हुई, और यूके में वो एक हाउसवाइफ बन गई। पर ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला था। 1988 में म्यांमार ने अपनी सबसे बड़ी प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट देखी, जहाँ कई स्टूडेंट्स ने मिलिट्री रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। इन प्रोटेस्ट को कहा जाता है 8888 प्रोटेस्ट। आर्मी ने बहुत बेरहमी से रिएक्ट किया और कई लोगों को मार डाला। उन प्रोटेस्ट के दौरान ऑंग सान सूची जो रहती यूके में थी, वो बाय चांस म्यांमार में थी अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए। जब स्टूडेंट्स को ये पता चला कि ऑंग सान सूची म्यांमार में है, तब उन्होंने उनको इन प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए कहा, और ऑंग सान सूची ने ये एक्सेप्ट कर लिया। अपनी पहली पब्लिक स्पीच में उन्होंने 5 लाख लोगों के सामने प्रोटेस्ट के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करी, और 1988 की प्रोटेस्ट के दबाव की वजह से जब मिलिट्री ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करेंगे, तो उनकी पार्टी वो इलेक्शन जीत भी गई थी। पर मिलिट्री ने उन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, विच इज़ सो स्टूपिड, क्योंकि मिलिट्री को एक्चुअली लगा था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में उनकी अफिलिएटेड पार्टी वो इलेक्शन जीत जाएंगी। खैर, नेक्स्ट 20 साल के लिए ऑंग सान सूची लार्जली हाउस अरेस्ट में थी, और उनकी अरेस्ट के दौरान वो महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर्ड हुई थी, और एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल उन्होंने इनिशिएट किया था, जिसकी वजह से उनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था, जिनको उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया। उनके इस नॉन वायलेंट स्ट्रगल ने म्यांमार के लोगों को बहुत इंस्पायर किया। एक फेमस स्टोरी में उनके हस्बैंड बहुत बीमार थे कैंसर की वजह से, उनकी हालत बहुत गंभीर थी, पर इसके बावजूद म्यांमार मिलिट्री ने उनको एक म्यांमार का वीज़ा देने से मना कर दिया था। अब ऑंग सान सूची के पास ऑप्शन था कि वो यूके जा सकती थी, पर उनको पता था कि वो जैसे ही म्यांमार से बाहर जाएंगी, मिलिट्री उनको वापस आने नहीं देंगी, और इसीलिए उन्होंने अपने पति से मिलने से मना कर दिया। 1999 में उनकी पति की मौत हो गई, 11 साल बाद, जब उनको ऑंग सान सूची ने लास्ट टाइम देखा था। और इसीलिए कई म्यांमार लोग ऑंग सान सूची को इतना ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ऑंग सान सूची ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया है अपने देश के लिए। अब लेट्स कट टू 2010। मिलिट्री ने डिसाइड किया है कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लूजन अप करेंगे और इलेक्शंस होल्ड करेंगे, पर उन्होंने एक कंडीशन डाली है। वो सभी कैंडिडेट्स जिनकी कभी भी शादी किसी फॉरेनर के साथ हुई है, वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। मेनली ये किया गया था ताकि ऑंग सान सूची इलेक्शंस ना लड़ पाए। इस वजह से NLD, उनकी पार्टी ने मना कर दिया था इलेक्शंस में लड़ने के लिए, और मिलिट्री की जो अफिलिएटेड पॉलिटिकल पार्टी थी वो आसानी से ये इलेक्शन जीत गए। अब जो ट्रांजिशन 2010 में स्टार्ट हुआ था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ 2015 में, जब एक्चुअली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए।
ऑंग सान सूची इलेक्शन जीत गई और उन्होंने गवर्नमेंट स्टार्ट करी। इकोनॉमी ओपन अप कर दी गई, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज अब इजीली सेटअप कर सकती थी अपने ऑफिसेज म्यांमार में, और जो फॉरेनर्स थे वो ट्रैवल भी कर सकते थे और काम भी कर सकते थे म्यांमार की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। म्यांमार के बारे में अब बहुत बड़ी उम्मीद जाग गई थी। अब आप इमेजिन करिए कितने देश हैं जहाँ जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो एक एक्चुअली नोबेल पीस लॉरिएट है। तो लोग पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, और इनमें से एक था मैंने म्यांमार में 3 साल बिताए, जहाँ मैं वर्ल्ड बैंक के लिए एज एन इकोनॉमिस्ट काम कर रहा था, और मैं बहुत लकी फील करता था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई एक बिल्कुल न्यू डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट करने की। पर ये जो पूरा ऑप्टिमिज्म था वो गिर गया 2017 में। It's a chilling and detailed account of what can only be described as a premeditated massacre and shows the 10 Rohingya captives lined up in a row. उनके डिफेंडर्स कहते हैं कि जो रोहिंग्यास के साथ हुआ उनके पीछे ऑंग सान सूची का कोई हाथ नहीं था। अब आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि 2015 में जब ऑंग सान सूची ने अपनी गवर्नमेंट स्टार्ट करी, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रूल कर रही थी जो मिलिट्री ने ही डिज़ाइन किया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो पुलिस और आर्मी है वो हरदम मिलिट्री के कमांडर इन चीफ के अंडर होगी, और पार्लियामेंट में भी मिलिट्री के लिए 25% सीट्स रिजर्व रहेंगी, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज के लिए 75% से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं। इसका बेसिकली मतलब है कि मिलिट्री के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता। पर मोस्ट लोग ये कहते कि चाहे वो जिम्मेदार नहीं थी उन किलिंग्स के लिए, पर उन किलिंग्स के बाद वो कंडेम तो कर सकती थी। पर ऑंग सान सूची ने ऐसा करा नहीं। इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ऑंग सान सूची ने मिलिट्री को डिफेंड किया, और एविडेंस दिखाए जाने के बावजूद उनका कोई ओपिनियन चेंज नहीं हुआ रोहिंग्या लोगों के बारे में। इंटरनेशनल कम्युनिटी और रोहिंग्या लोग ही डिसअपॉइंटेड नहीं थे ऑंग सान सूची से, बल्कि जो दूसरे एथनिक ग्रुप से वो भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि जब ऑंग सान सूची पावर में आई थी कई एथनिक ग्रुप्स को उम्मीद थी कि कम से कम जनरल ऑंग सान, जो फादर ऑफ द नेशन थे, उनकी बेटी तो उनके फेडरलिज्म प्रॉमिस को डिलीवर करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट ऑंग सान सूची और अथॉरिटेरियन हो गई, और बिजनेस कम्युनिटी भी नाखुश थी क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ही स्लो थे। तो ये कॉन्टेक्स्ट था जब नवंबर 2020 के इलेक्शंस हुए थे म्यांमार में। ऑंग सान सूची अनपॉपुलर थी इंटरनेशनली, नॉन बमार लोगों के बीच भी वो अनपॉपुलर थी, और इकोनॉमी बहुत स्लो थी। और ये एक परफेक्ट पोजीशन थी म्यांमार मिलिट्री के लिए, क्योंकि वो पावरफुल थे बिना पावर में हुए। 25% सीट्स उनके लिए रिजर्व थी। उन्होंने रोहिंग्यास के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन्स करे, और चाहे उनके लीडर्स को सैंक्शन जरूर सहने पड़े, पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म ऑंग सान सूची का ही हुआ, और उनके कमर्शियल इंटरेस्ट भी थे वो भी इम्प्रूव हो रहे थे। इनफैक्ट इकोनॉमी को ओपन करने की वजह से उनके कमर्शियल इंटरेस्ट एक्चुअली इम्प्रूव हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे पॉपुलर बियर है म्यांमार में वो एक्चुअली मिलिट्री ओन्ड है। तो अगर म्यांमार मिलिट्री इतनी अच्छी पोजीशन में थी तो उन्होंने ये कू किया क्यों? इसके 4 पॉसिबल रीजंस हैं। नवंबर 2002 के इलेक्शंस के पहले जैसे हमने बताया कि ऑंग सान सूची ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, इसलिए मिलिट्री को लगा कि जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक्चुअली आउट परफॉर्म कर सकती है NLD को, पर ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट ऑंग सान सूची की पार्टी ने अपने 2015 इलेक्शन रिजल्ट्स को भी बीट कर दिया। और मिलिट्री के लिए सबसे शर्मनाक बात ये थी कि कुछ जगह जहाँ मिलिट्री फैमिलीज बहुत रहती थी, जहाँ मिलिट्री के ट्रेनिंग ग्राउंड से और मोस्टली लोग मिलिट्री से ही अफिलिएटेड थे, उधर भी NLD सीट जीत गई। इसका ये मतलब है कि कुछ मिलिट्री के लोग और उनके परिवारों ने NLD के लिए वोट किया। मिलिट्री को सबसे ज़्यादा डर है कि ऑंग सान सूची बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है बमार लोगों के बीच, जिसकी वजह से वो कभी भी एक रिवोल्ट स्टार्ट कर सकती हैं मिलिट्री के अगेंस्ट, और वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। और आयरॉनिकली इस पॉपुलैरिटी के पीछे एक कारण हो सकता है कि ऑंग सान सूची ने अपने देश को डिफेंड किया जेनोसाइड एलिगेशंस के अगेंस्ट। जब लोगों ने ये विजुअल्स देखे कि ऑंग सान सूची खुद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गई और उन्होंने अपने देश और आर्मी को डिफेंड किया, उसकी वजह से उनका सपोर्ट शायद बढ़ गया होगा बमार लोगों के बीच। दूसरा कारण है कि मार्च 2020 में NLD ने कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज करे थे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। अब सब लोगों को पता था कि ये रिफॉर्म्स एक्चुअली पास नहीं होंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि मिलिट्री के लिए कुछ सीट्स गारंटीड है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकता। तो शायद ये पब्लिसिटी के लिए मूव था, और मिलिट्री को ये पसंद नहीं आया कि ऑंग सान सूची कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात कर रही है, जिससे मिलिट्री की पावर कम हो सकती है। तीसरा कारण है चाइना। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि ये मिलिट्री कू चाइना की वजह से हुआ है, पर एक्चुअली एक्सपर्ट्स के हिसाब से ऑपोजिट चीज़ हुई है। चाइना ये कू नहीं चाहती थी। अब अगर आप नोटिस करोगे जो भी एथनिक इंसर्जेंसीज हो रही हैं म्यांमार मिलिट्री के अगेंस्ट, वो सब नॉर्थ ऑफ म्यांमार में लोकेटेड है, और म्यांमार मिलिट्री ये मानती है कि ये सारी इंसर्जेंसीज को चाइना सपोर्ट दे रही है। और जब ऑंग सान सूची को एक रेड कार्पेट वेलकम दिया गया चाइना में इलेक्शन जीतने के बाद,
मिलिट्री को अच्छा नहीं लगा कि चाइना और ऑन्ग सान सू की में तालमेल बढ़ रहा है। चौथा रीज़न हो सकता है कमांडर इन चीफ के पर्सनल इंटरेस्ट। म्यांमार के आर्मी चीफ इस साल रिटायर होने वाले और कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से उनको डर है कि रिटायर होने के बाद उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा रोहिंग्या क्राइम्स के अगेंस्ट और ऑन्ग सान सू की इस चीज़ को सपोर्ट देगी। ऐसा ना होए और मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बना रहे म्यांमार में, उन्होंने ये कू किया। अब चाहे कू का कोई भी कारण हो, हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि ये मिलिट्री कू म्यांमार के दूसरे मिलिट्री कू से इतना कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब म्यांमार लोगों की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट है। वो एक फ्री डेमोक्रेसी और फ्री इकोनॉमी से यूज्ड टू हैं। वो जानते हैं सोशल मीडिया से कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, इसलिए वो आसानी से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और म्यांमार के लिए हम बस यही होप कर सकते हैं कि ये ग्राफ नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जाए।